I'm Dipanshi Gupta and I welcome you back to FG Law Kit. इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सारफेजी एक्ट के 3 लैंडमार्क जजमेंट्स। सारफेजी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले केस लॉ की तरफ, जो है सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जजमेंट, माडिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच पर कौन थे? जस्टिस वी एन खरे, जस्टिस ब्रजेश कुमार और जस्टिस अरुण कुमार। इस केस में बेसिकली सारफेजी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। पिटिशनर बेसिकली ये कह रहे थे कि सारफेजी एक्ट लेंडर्स के फेवर में कुछ ज्यादा ही कर दिया गया है, एक बहुत ही ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन बना दिया गया है, जबकि ऑलरेडी रिकवरी ऑफ डेट्स एक्ट प्लेस में था, उसमें एग्जिस्टेंट प्रोविजंस थे, एडिक्वेट प्रोविजंस थे, फिर भी सारफेजी एक्ट लेकर आया गया है जो हेविली लोडेड है इन फेवर ऑफ लेंडर्स, और इस एक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये हमारे पिटिशनर कंटेंट कर रहे थे। किस बेसिस पे कंटेंट कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि जब एनपीए को रियलाइज करने का प्रोसीजर ऑलरेडी रिकवरी ऑफ डेट एक्ट में दे रखा है तो सारफेजी क्यों? अगर सारफेजी आप लेकर भी आए तो सारफेजी एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिससे लेंडर की लाइबिलिटी बताई जा रही हो। तीसरा, सेक्शन 13 में जो रिकवरी मैकेनिज्म है, अगर एनपीए डिक्लेयर हो जाता है तो उस केस में जो रिकवरी मैकेनिज्म है सेक्शन 13 में, उसमें कोई एडजुडिकेटरी फोरम का प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए लेंडर और बोरोवर के बीच में तो किस तरीके से एडजुडिकेशन हो सकता है, इस चीज का कोई प्रावधान नहीं है। एंड फोर्थ ग्राउंड जो इन्होंने बोला, ये बोला कि सेक्शन 17 के अंदर अपील के प्रोविजन तो दिए हैं, लेकिन वो अपील के प्रोविजन एकदम इल्यूजरी है। क्यों इल्यूजरी है? क्योंकि वो अपील सिर्फ तब फाइल की जा सकती है जब बैंक जो है वो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है बेसिकली वो प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेता है, और उसके बाद भी जब अपील फाइल करनी होती है तो डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के साथ 75% का अमाउंट जो हम क्लेम कर रहे हैं उसका 75% डिपॉजिट करवाना पड़ता है। उसके बिना तो डीआरटी में अपील आप फाइल कर ही नहीं सकते। तो इतने कंटेंशंस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मैटर कंसिडर करा तो उन्होंने इनकी अपील को खारिज कर दिया और ये बोला कि सारफेसी एक्ट कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब जान लेते हैं कि किस बेसिस पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि आप इस सारफेजी एक्ट के कुछ प्रोविजंस हार्श जरूर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड पे हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सारफेजी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि एनपीएस को स्पीडीली रिकवर किया जा सके, कैपिटल लिक्विडिटी लाई जा सके, राइट? तो इन सब के बेसिस पे जो है एक्ट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ प्रोविजंस हार्श भी हैं बोरोवर्स के लिए, सिर्फ उस हार्शनेस के बेसिस पे हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इन जनरल तो ये पब्लिक इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहा है, इकोनॉमी को ही आपके स्ट्रेंथन कर रहा है। इसके अलावा जो पिटिशनर बोल रहा था कि कोई एडजुडिकेटरी फोरम नहीं है, अपील के प्रोविजंस इल्यूजरी हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट में बखूबी ऐसे फोरम जो है वो प्रोवाइडेड है, रेमेडीज दी गई हैं जिससे बोरोवर्स को अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बैंक, वो अपने ग्रीवियंसेस रेस कर सकते हैं। कैसे रेस कर सकते हैं? उन्होंने सेक्शन 13 को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि सेक्शन 13 आपका क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में के सेक्शन 69 या 69A में कुछ भी लिखा हो, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में क्रिएट किया गया है तो वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के इन्फोर्स कर सकता है, राइट? जिस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत थी पिटिशनर को, लेकिन सेक्शन 13 में ही ये भी लिखा गया है कि ये वाला जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक इन्फोर्स करेगा वो कब करेगा?
जब उसे इन्फोर्स करना होगा, मान लीजिए कोई एनपीए है, मान लीजिए कोई लोन लिया था बोरोवर ने और वो लोन वो डिस्चार्ज कर नहीं पाया, यानी रीपे कर नहीं पाया, और उसके डिफॉल्ट के बेसिस पे एनपीए डिक्लेयर हो गया, राइट। एनपीए डिक्लेयर करने के बाद जब आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करना चाह रहे हो तो 60 दिन के अंदर आपको नोटिस देना होगा बोरोवर को। क्या लैंग्वेज बोलता है, आप अपना सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 खोलो। इट सेज दैट द सिक्योर्ड क्रेडिटर मे रिक्वायर बोरोवर बाय written notice to discharge in full his liabilities to secured creditor within 16 days from the notice, failing which the secured creditor shall be entitled to exercise all or any of the rights under subsection 4. That means कि पहले बैंक को एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी बोरोवर को कि वो अपनी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर दे नोटिस के 60 दिन के अंदर। अगर ये नोटिस नहीं दिया बैंक ने तो उसका एक्शन इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, तब उसका एक्शन जो है वो वायलेशन होगा सारफेसी एक्ट के अंदर और बोरोवर के फेवर में डिसीजन चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई रेमेडी है ही नहीं आपके ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। अच्छा, इसके आगे क्या बोला कि नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है बोरोवर कि क्यों मेरा जो ये प्रॉपर्टी है मुझसे नहीं छीनी जानी चाहिए। इस बात को लेकर बोरोवर जो है वो रीजंस एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों सबसेक्शन 4 के अंदर मेजर्स नहीं लिए जाने चाहिए, ठीक है। और ये जो रीजंस या ऑब्जेक्शंस जो बोरोवर रेज कर रहा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को उस पर अपना दिमाग लगाना होगा और उसे उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करना होगा, एंड देन जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट को भी इन ऑब्जेक्शंस को मीनिंगफुली कंसिडर करना होगा। वो सिंपली मैकेनिकली या रिचुअली उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये जो प्रोसीजर है, पूरा मैकेनिज्म है, ये एक कंड्यूसिव प्रिंसिपल है फेयरनेस का। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपील प्रोविजंस पे, वो भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेड कि सेक्शन 17 में आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हो अपील फाइल करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप एग्रीव्ड पोजीशन पे हो। लेकिन दिक्कत क्या थी, पिटिशनर बोल रहा था कि 75% का जो वो डिपॉजिट करना पड़ता है ना हमें डीआरटी के लिए, ये अपील के प्रोविजंस को इल्यूजरी बना देता है। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, ये जो 75% वाली कंडीशन लगाई गई है ना, ये तो ठीक नहीं है। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम पूरे के पूरे सेक्शन 13 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड करते हैं, लेकिन सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 को हम अपहेल्ड नहीं कर रहे। हम उसमें ये कह रहे हैं आपसे कि आप अपील की जगह वर्ड एप्लीकेशन डालिए। और 75% वाली जो ये लिमिट है ना, डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, ये रीजनेबल कंडीशन नहीं मानी जा सकती। तो फिर क्या करा पार्लियामेंट ने इस केस के बाद इस एक्ट को अमेंड कर दिया और ये 75% वाली जो रिक्वायरमेंट थी डिपॉजिट की अपील फाइल करने के लिए, फर्स्ट अपील की, इसको अमेंड कर दिया, इसे हटा दिया। तो ये 75% वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई। इसके अलावा पिटिशनर ये भी कह रहा था कि कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे किस बेसिस पे एक डेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस बात का खंडन करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइंस है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कब आपको एक डेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना होता है। तो इस बात का कोई बेसिस नहीं है, इस बात में तो बिल्कुल ही वजन नहीं है पिटिशनर की। So alright, this was the case of Mardia Chemicals Limited versus Union of India, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारफेजी एक्ट के सेक्शन 13 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया था, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 को अपहेल्ड नहीं करा था, और इसी वजह से पार्लियामेंट ने जो है वो कंडीशन जो 75% के डिपॉजिट की थी अपील फाइल करने के लिए वो हटा दी थी इस केस के बाद। अंडरस्टूड है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, पांडुरंग गणपति चौगले वर्सेस विश्वराव पाटिल मुरुगुट सहकारी बैंक। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का जजमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, और इस केस में पिटिशनर क्या आर्ग्यू कर रहे थे
कि ये जो गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन निकला है जिसमें सार्फेसी एक्ट की एप्लीकेबल कर दिया है कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी, ये एकदम गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स तो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करते हैं और उस पर तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट ही नहीं कर सकता है। तो कैसे पार्लियामेंट ने इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर दिया, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को अप्लाई करते हुए बोला कि यस, सार्फेजी एक्ट जो है वो कोऑपरेटिव बैंक पर भी अप्लाई किया जा सकता है और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायर्स नहीं है, करेक्टली परमिसिबल है। क्यों? क्योंकि इस डॉक्ट्राइन के तहत अगर कोई एक सब्जेक्ट एक लिस्ट के अंदर फॉल करता है, क्यों कर जाता है? बाय मियर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट ऑफ लॉ, इंक्रोचमेंट, तो वो उसको इनवैलिड नहीं कर देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो लिस्ट वन है, यानी आपकी जो यूनियन लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, राइट? तो अगर आपकी यूनियन लिस्ट में एंट्री 45 में कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं, किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उठाओ, उसमें सेक्शन 5 क्लॉज सी में जाओ और उसे रीड करो रेगुलेशन नंबर 56 क्लॉज ए के साथ। इन दोनों को साथ में पढ़ने के बाद हमको ये पता चलता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बैंकिंग कंपनी के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज ही कर रहे हैं यहाँ पे, और उस पर यस, जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपके भले स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आते हो, लेकिन as per entry 45 center also has power to make law on it, और इसलिए इस नोटिफिकेशन को अपहेल्ड किया गया। ऑलराइट, अंडरस्टूड दिस केस। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट या लास्ट केस की तरफ, जिस केस का नाम है आरके पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अल्पाइन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट है। ये जजमेंट पर 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना। तो इस केस में क्या हुआ था, बोरोवर ने एक बैंक से लोन लिया, उस लोन पर डिफॉल्ट किया और बैंक ने सार्फेसी के अंदर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर लिया। ऑक्शन के जब बैंक ने ऑक्शन के थ्रू इस प्रॉपर्टी को बेचा, बोरोवर की जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, सिक्योर्ड इंटरेस्ट वाली प्रॉपर्टी थी, इसे जब बेचा तो वो जो ओरिजिनल परचेजर था उसने भी इस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया, यानी एक सेकंड परचेजर आ गया पिक्चर में। ऑक्शन में पहले बैंक ने एक पर्सन को बेचा, उसको हम कह रहे हैं ओरिजिनल परचेजर। उस ओरिजिनल परचेजर ने किसी तीसरे बंदे को बेच दिया वो प्रॉपर्टी, और उस थर्ड पर्सन को हम क्या कह रहे हैं, सेकंड परचेजर। ठीक है, तो ये जो थर्ड पर्सन पिक्चर में आ गए हैं उसको हम कह रहे हैं सेकंड परचेजर। ये बेसिकली फैक्ट्स हैं इस केस के। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका हम, क्यों मैंने आपको ये पर्टिकुलर फैक्ट्स बताया, आगे मैं बताऊंगी। लेकिन एक बारी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि 2018 में बोरोवर ने बैंक को अप्रोच करा और एक पिटिशन फाइल करी डीआरटी के अंदर, जिसमें जो सार्फेजी एक्ट के तहत उन्होंने एक्शंस लिए हैं बैंक ने, उसको चैलेंज किया। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने बोरोवर की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोसीजर फॉलो करा है बैंक ने सार्फेजी एक्ट के तहत वो वैलिड है और सेल भी पूरी तरीके से वैलिड है। अब इस बात पे बोरोवर जो है उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी हाई कोर्ट के अंदर। क्यों हाई कोर्ट गए, ये क्यों डीआरएटी के पास नहीं गए, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास नहीं गए? क्योंकि उस टाइम पे डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो फंक्शन नहीं कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपील जो है वो फाइल करी, एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल करी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने बोला कि यस, बोरोवर का केस एकदम वैलिड है, और उन्होंने जजमेंट बोरोवर के फेवर में दे दिया। अब हाई कोर्ट के जजमेंट से अग्रीव होके सेकंड परचेजर, यानी जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी थी ओरिजिनल परचेजर से आफ्टर ऑक्शन, उस पर्सन ने और बैंक ने एक अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इशू क्या बना, इशू यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बना कि क्या बोरोवर ने
वेवर की तरीके से अपना राइट वेव कर दिया है, क्या बोरोवर के पार्ट पे एक वेवर था? क्यों ये बात की जा रही है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 13 पर वापस और उसके सब सेक्शन 3A को पढ़ना पड़ेगा, जो ये कहता है कि अगर बोरोवर ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है, होता क्या है कि अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट सारफेसी के तहत इन्फोर्स करना है तो बैंक जो है आपको नोटिस देता है 60 दिन का, बोरोवर को 60 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर नहीं करी 60 दिन के अंदर तो वो जो है ऑक्शन करा के प्रॉपर्टी बेच देता है, यानी सब सेक्शन 4 के तहत कुछ एक्शंस ले लेता है, मेजर्स ले लेता है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो नोटिस भेजता है बैंक 60 दिन वाला, अगर इस नोटिस के अगेंस्ट बोरोवर चाहे तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और सिक्योर्ड क्रेडिटर को उन ऑब्जेक्शन को कंसिडर करना होता है। और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन आपने दिया है हमको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप बैंक को ये बात कम्युनिकेट करनी होती है 15 दिन के अंदर बोरोवर को, और साथ में रीजंस देने होते हैं कि क्यों बोरोवर के ऑब्जेक्शंस आपको वैलिड नहीं लग रहे, या फिर आप क्यों उन रीजंस को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो बोरोवर इस केस में क्या कह रहा है कि इस सब सेक्शन 3A का वायलेशन हुआ है। तो केस ये बना कि क्या बोरोवर ने ये जो राइट था 15 दिन के अंदर जानने का, कि उसे पता चलना चाहिए था कि मेरे रीजंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे गए हैं, ये जो राइट था नोटिस पाने का, ये सारे राइट्स थे, क्या बोरोवर ने वेव ऑफ कर दिए? क्या वेवर था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ जी, वेवर था बोरोवर के पार्ट पे। क्यों? क्योंकि पहले तो बोरोवर ने कई बार बैंक को रिक्वेस्ट करा कि आप मेरा लोन जो है वो रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, और काफी लेटर्स उन्होंने, बोरोवर ने रिपीटेड रिक्वेस्ट लेटर्स भेजे और बोला कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और क्या कीजिए कि ये लोन हम ना रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, बेसिकली सेटलमेंट कर लेते हैं, थोड़ा कम में पे ऑफ कर देते हैं, इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं, या जो भी जिस भी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स उन्होंने करना चाहिए। बोरोवर ने कई बार रिक्वेस्ट करी कि बैंक आप ये लोन जो है मेरा रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, और बैंक ने कई बार ये लीवेज दिया भी। बैंक ने बोरोवर की बात मान के कई बारी उसे ये लीवेज दिया कि ठीक है बोरोवर शायद पैसे वापस कर देगा, लेकिन बोरोवर फिर भी दे नहीं पाया। तो ये जो सब्जेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन था, या जो इसे बेच के पैसा वो रिकवर कर सकता था बैंक, इसमें ऑलरेडी एक लंबा डिले हो चुका है, 1 साल से ज्यादा का डिले हो चुका था। क्यों? क्योंकि बोरोवर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया था, और ऐसे कंडीशन में बोरोवर को और लीवे नहीं दिया जा सकता। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वेवर एक इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट होती है एक नोन राइट का। दैट मीन्स कि जिस पर्सन का वो राइट है उसे वो राइट पता होना चाहिए, और वो खुद से अपने पूरे होशो हवास में इंटेंशनली वो राइट वेव ऑफ कर रहा हो, रिलिंक्विश कर रहा हो, उसको ही हम वेवर कहते हैं। जस्ट बिकॉज उसने अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा, इस बेसिस पे हम उसे वेवर नहीं मान लेते। वेवर तब अप्लाई होता है जब एक पार्टी को मटेरियल फैक्ट्स पता हो, वो अपने लीगल राइट्स को लेकर फुल्ली अवेयर हो, और फिर भी किसी कंसिडरेशन के बदले में वो किसी एग्जिस्टिंग लीगल राइट, एडवांटेज, बेनिफिट या क्लेम को कॉन्शियसली अबैंडन करता है, राइट? वेवर कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, एक्सप्रेस कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज के कंसिडरेशन में दिया जाए। और इस केस में क्या हो रहा था, बैंक ने क्योंकि उनका लोन रीस्ट्रक्चर करा था, कई बार उन्हें लीवे दिया गया था कि ठीक है आप पे कर दीजिए, इस कंसिडरेशन के तहत एक कंडक्ट था बोरोवर का कि हाँ उसने वेव ऑफ कर दी है अपनी ये नोट, ये जो राइट्स थे उसके, उसने अपने वो वेव ऑफ कर दिए हैं जो उसे सबसेक्शन 3A में मिले हुए हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बात तो मानी कि यस, सिर्फ वो एक्शन नहीं ले पाया, इस बेसिस पे हम इन्फर नहीं करते कि वेवर जो है हो गया,
बट प्रेजेंट केस ये है कि कई रिपीटेड पॉजिटिव एक्ट्स हुए थे, नोटिस दिए गए थे सेक्शन 13 के तहत, और फिर भी बोरोअर ने उन्हें क्वेश्चन नहीं करा, ऑब्जेक्ट नहीं करा, बल्कि बार बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट करा बैंक से कि आप मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। दैट मीन्स ये एक डेलिबरेट कंडक्ट था, एक्सप्रेस कंडक्ट था इन कंसिडरेशन ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज दैट हैज बीन डन इन द बैंक। और इस वजह से बोरोअर पूरे अपने राइट्स को लेकर कॉन्शियस था, अवेयर था, और उसने अपने स्टैट्यूटरी क्लेम और राइट को खुद से अबैंडन करा है, और इस वजह से उसे फेवरेबल डिसीजंस भी मिले अपने फेवर में। ऑलराइट, सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बैंक ने एट द एंड ये बोला, और फिर अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो चुका है कि थर्ड पार्टी राइट्स का इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हमने क्या बोला था कि एक सेकंड परचेजर ने ओरिजिनल ऑक्शन परचेजर से प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो जब एक थर्ड पार्टी पिक्चर में आ गई है, उसके राइट्स क्रिएट हो चुके हैं, अब हम वापस से आपको प्रॉपर्टी तो वैसे भी नहीं दे सकते। इट विल नॉट बी रीजनेबल कि हम आपकी गलती की वजह से बोरोअर के कंडक्ट को इग्नोर करें। राइट, बोरोअर के कंडक्ट को अब हम इग्नोर नहीं कर सकते जब थर्ड पार्टी राइट्स जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो इन बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का डिसीजन था, ऑर्डर था, जिसने सारफेजी एक्ट के अंडर जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है और जो सेल हुई है उसको वैलिड करारा था, अपहोल्ड किया था, हम उसी ऑर्डर को अपहोल्ड करते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था वो सही नहीं था। I hope you have understood all the case laws and it was clear to you. Let's meet in our next lecture.